हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज लेकर आया हूं कुछ बिग ब्रेकिंग न्यूज जिसको डिटेल में आपको समझने की जरूरत है, जिससे आपकी कोई भी पोजीशन होगी तो आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं बबल होगा ब्रस्ट। जी हाँ, कौन सा बबल, कैसे, निफ्टी का नर्वस जोन क्या है, रिलायंस का टारगेट 5000 क्यों बताया जा रहा है, कौन बना रहा है सेमीकंडक्टर, टीसीएस बायबैक से कितना रिटर्न आपको मिल सकता है और इंश्योरेंस स्टॉक में क्यों हो रही है गिरावट। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप सीखते और कमाते रहें। चलिए शुरू करते हैं रिलायंस की खबर से। तो पहले खबर क्या है वो और फिर रिलायंस को। तो सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए पॉलिसी का ऐलान किया है। ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला कदम है, पहला। और सरकार क्या चाहती है, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना चाहती है और 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य है। सरकार हाइड्रोजन अमोनिया को फ्यूचर के फ्यूल ईंधन के रूप में मान रही है। भविष्य में फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला को रिप्लेस करके नॉन फॉसिल पे आना है। तो न्यू पॉलिसी में कहा गया है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले मैन्युफैक्चरर पावर एक्सचेंज से रिन्यूएबल पावर खरीद सकते हैं। मैन्युफैक्चरर खुद को रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट भी लगा सकते हैं। अब इस पॉलिसी में ऐसा क्या है कि कंपनियां दौड़ रही हैं, कंपनियां हाईली एक्टिव हैं और मेगा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन एप्लीकेशन देने के 15 दिन के अंदर ही परमिशन मिल जाएगी। 30 जून 2025 के पहले इसकी शुरुआत करने पर 25 साल तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन ड्यूटी में छूट मिलेगी। यानी सरकार ने ऐसा उसमें क्लॉज डाला है कि कंपनियां फास्ट से फास्ट करें, क्योंकि ये छूट मिलनी काफी बड़ी बात है। वहीं पर हाइड्रोजन मिशन वाली कंपनी 30 दिन तक की रिन्यूएबल एनर्जी को अपने पास रख सकती है। हाइड्रोजन मिशन के लिए एक वेबसाइट बनेगी जिसमें इससे रिलेटेड सभी तरह के काम एक ही जगह होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया बनाने वाली कंपनी है उसको एक्सपोर्ट और शिपिंग के लिए बंदरगाह के पास स्टोरेज की फैसिलिटी दी जाएगी। यानी एक कोई भी प्राइवेट कंपनी जितनी सारी फैसिलिटी पाने के लिए सरकार के पास दौड़ लगाती है, वो सरकार कह रही है हम आराम से आपको देंगे, बस आप कर लीजिए। और इसके बाद रिलायंस, टाटा, अदानी ने तैयारी शुरू कर दी। अब यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, तो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे साफ सोर्स है और प्रदूषण नहीं होता है। अब ये बनाने के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइजर का यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइजर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग ट्रांसपोर्ट, केमिकल, आयरन सहित कई जगहों पे किया जाता है। अब फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदा यह है कि ये जो पेट्रोल, डीजल, कोयला है उससे कम 3 गुना अच्छा है। हाइड्रोजन से कार्बन नहीं निकलता है और जो कि एक फ्यूचर की सबसे बड़ी जरूरत है, कार्बन को खत्म करना। यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में अधिक एनर्जी एफिशिएंट है। इसका उपयोग गाड़ियों और रॉकेट के इंजन में किया जाता है। वहीं पर नुकसान यह है कि यह महंगा है। इसकी वर्तमान कीमत 350 से 450 केजी के हिसाब से। बट मुझे लगता है कि ये जो महंगा है, क्योंकि अभी चीज़ें सही तरीके से शुरुआत नहीं है। तो शुरुआत में कोई भी चीज़ नई आती है तो वो महंगी रहती है, बट धीरे धीरे जब प्रोडक्शन आएगा, कंपटीशन आएगा, तो ये चीज़ें सस्ती होती चली जाएंगी, क्योंकि हमारे देश में अभी इस चीज़ की इस तरीके से शुरुआत हो रही है। दूसरे ईंधन के मुकाबले ट्रांसपोर्ट और रखरखाव में अधिक लागत लगती है, ये एक कंसर्न का विषय है। बट यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी, इसके साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर भी बनाएगी। अब यहाँ पर दूसरे नाम भी हैं, गेल भी है, एनटीपीसी भी है, एलएनटी भी है। बट मुझे लगता है रिलायंस इस फील्ड में बाजी मारेगी, क्योंकि वो बहुत तेजी से काम कर रही है। जिस ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को मैंने देखा है, जिस तरीके से आर्टिकल्स को मैंने देखा है, वहां पर रिलायंस सबसे तेज भागेगी। और रिलायंस का जो टारगेट 5000 की कहानी है वो अभी से नहीं, जब रिलायंस 1600 पे था तब से हम इसके टारगेट को 5000 बोल रहे हैं। 1600 से 2751 का भी हाई लगाया। रीजन सिर्फ ग्रीन एनर्जी नहीं है। रिलायंस जिस तरीके से जियो में आगे बढ़ रहा है, रिलायंस रिटेल में आगे बढ़ रहा है, ईवी में चार्जिंग स्टेशन में आगे बढ़ रहा है, ग्रीन एनर्जी में काम कर रहा है, और हर एक सेक्टर में इतना नपा तुला कदम है ना, और इतनी मजबूती से पैर रख रहा है
कि वो बहुत धमाकेदार होने वाला है। साथ में इनके टाई अप इतने बड़े बड़े कंपनियों के साथ धमाकेदार हैं, जहां पे मुझे लगता है कि रिलायंस हर आदमी के पोर्टफोलियो में एज ए SIP मोड में बिल्कुल होना चाहिए। और नेक्स्ट 5 साल में, 5 साल की बात कर रहा हूं, यस, आज लिया और कल ऊपर नीचे नहीं, 5 साल में वहां पर इसके टारगेट मुझे 5,000 लगते हैं कि इन चीज़ों को अगर प्रैक्टिकल वे में करें तो बहुत आसान होगी। तो ये वो रीज़न है जिसके कारण मैं कर रहा हूँ। आपका क्या लगता है? क्या आपको लगता है आपके अनुसार रिलायंस का क्या टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट 5 साल में? कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते हैं कौन कौन क्या जवाब देते हैं। अब सेमीकंडक्टर दूसरी इंडिया की सबसे बड़ी नीड है, जिस पर टाटा ग्रुप भी काम कर रहा है, दूसरे ग्रुप भी काम कर रहे हैं, बट उसमें सबसे इंटरेस्टिंग खबर निकल के आई है, और वो भी ऑफिशियल, क्योंकि कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है। उस कंपनी का नाम है वेदांता, कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चिप और डिस्प्ले में निर्माण के लिए $15 अरब का प्रावधान किया है, और कंपनी की योजना इस इन्वेस्टमेंट को $20 अरब तक बढ़ानी है। वहां पर वेदांत समूह की जो फर्म है अवान स्ट्रेट, उसको उम्मीद है कि 2025 तक इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक चिप और डिस्प्ले तैयार होने लगेंगे। वो इस तेजी से काम करने के प्लान में, क्योंकि जब अमाउंट के बारे में डिस्प्ले किया है कि प्रावधान किया है, वहां पर इन लोगों ने फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है, जिसके तहत मिलकर ये काम करेंगे। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप भी इसमें आगे है, बट टाटा ग्रुप में आगे होने के बाद भी इस तरह की खबर निकल के नहीं आई है। वहां पर वेदांता की ये खबर निकल के आई, तो लेट्स सी कैसे का क्या होता है। बट इंडिया में सेमीकंडक्टर अगर बनना शुरू होता है तो डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, और इंडिया डेफिनेटली बहुत लीड में आगे जाने वाला है। तो हम तो यही प्रे करेंगे कोई भी लगाए, बट बहुत जल्दी लगाए, क्योंकि इस सेमीकंडक्टर चिप की जब शॉर्टेज हुई, वहाँ पर हर कंट्री में प्लान चला, और बाहर से भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा, काफ़ी अच्छा ऑर्डर आएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब हम बात करते हैं बबल होगा बस्ट, आज ही जान लीजिए। अब कौन कह रहा है कि बबल फट जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये कहने वाले हैं वो जो स्मॉल कैप को पहचानने में बेताज बादशाह जाने जाते हैं। स्मॉल कैप कह लीजिए, माइक्रो कैप के शेयर कह लीजिए, उनको पहचानने के बेताज बादशाह हैं। उनका नाम क्या है? पोरिंजू। उन्होंने कहा ट्वीट करके कि 90% यूनिकॉर्न आर बबल एंड वेटिंग टू बस्ट। 90%। अब सबसे पहले आप कहेंगे यूनिकॉर्न है क्या? तो देखिए, ये जो स्टार्टअप शुरू होते हैं और जब उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक हो जाती है, तब वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में इन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। और अभी तो लगातार यूनिकॉर्न पे यूनिकॉर्न बने जा रहे हैं। जबरदस्त जंप है। 2021 के डेटा के मुताबिक 51 यूनिकॉर्न हमारे इंडिया में है, और वहाँ पर एक PZA लैब की रिपोर्ट कहती है कि नेक्स्ट 12 to 18 मंथ में 45 स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न में ऐड होने वाले हैं। मतलब इतने तरीके से काम हो रहा है। बट अब यहाँ पर एक फैक्ट आपने देखा, यूनिकॉर्न यानी ये जो स्टार्टअप है, ब्लास्ट होंगे, ब्रस्ट होंगे, इनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्या है, पहले ये जान लीजिए, इनका साफ कहना है ये लॉस मेकिंग IPO है, क्रेजी वैल्यूएशन पे आए हैं, कभी प्रॉफिट कमाया नहीं है, आगे प्रॉफिट कैसे कमाएंगे उसका कोई अता पता नहीं है, और वहाँ पर इन्वेस्टर सिर्फ दीवानापन में फंस कर पैसे डुबा रहे हैं। जो कि आप भी जानते हैं, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, जोमेटो जैसे कई सारे IPO ने, स्पेशली ये जो न्यू एज IPO हैं, लोगों के पैसे को बर्बाद करके रख दिया। वहाँ पर ये इकलौते ऐसे नहीं है जिन्होंने ये स्टेटमेंट यूज़ किया है। जब से ये बाढ़ आई थी IPO की, और स्पेशली उसमें जब ये हायर वैल्यूएशन पे आ रहे थे, हर एक बिग इन्वेस्टर, यहाँ पे मैं ये बिग इन्वेस्टर वर्ड ऐड करूंगा, वो हमेशा लगातार कहते थे कि इनकी वैल्यूएशन करेक्ट नहीं है। बट चूंकि मार्केट एक अलग फ्लो में चल रहा था, लगातार रैली चल रही थी, लोगों को IPO में पैसे बन रहे थे, तो सब अपने पैसे को बना के मार्केट से निकल रहे थे, और वो सारे पैसे फंसाने वाले थे रिटेल। यानी इन्वेस्टर ने पैसे लगाए, जब स्टार्टअप शुरू होने वाला आया, उसकी वैल्यूएशन बहुत ऊपर चली गई, मार्केट में लिस्ट करवा दिया गया, अपने पैसे पॉकेट में, यानी लगाए 10, बन गए 1 करोड़, बाकी गए रिटेल के पास। तो वहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि
लोगों की सोच, यानी हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किस सोच के साथ कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आईपीओ लिस्टिंग गेन कमाया, बंद कर दिया। हम इन्वेस्टर हैं तो फिर किस वैल्यूएशन पे ले रहे हैं, इसके बारे में मैं जब भी किसी भी कंपनी से रात के 8:30 बजे 7:30 बजे के शो में दोस्ती कराता हूँ, वहाँ पे मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। वहाँ पर कुछ लोगों को लगता है सिर्फ हमें स्टॉक का नाम मिल गया काफ़ी है, बट ऐसा कभी नहीं। इसमें कई सारी चीज़ें होती है, क्वालिटी स्टॉक हैं, ग्रोथ स्टॉक हैं, इन सब को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबकी अपनी अलग कहानी है, सबका अपना अपना अलग डेफिनेशन है। वहाँ पर अगर हम सही ढंग से सोचते समझते हैं तो हम सही जगह जाते हैं, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट यहीं है। भाग रहे हैं तो सिर्फ हम और आप मार्केट के पीछे, जिसके कारण हम फंसते हैं। तो आई होप आगे इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। बाकी देखने वाली बात होगी कि ये और किस तरीके से होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सच में बबल है या यूं ही लोग कह रहे हैं फर्जीवाड़े में? क्योंकि इससे पहले जब राकेश झुनझुनवाला ने कहा था तब लोगों ने कहा था वो तो फर्जीवाड़े में यूं ही बोल रहे हैं, बट जब ये स्टॉक में गिरावट शुरू हुई तो काफ़ी लोगों को समझ में आया कि नहीं, उन्होंने ये बात सही कही थी। बट वैसे अब आपका क्या मानना है? मेरी नज़र में, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अब आपके साथ शेयर करता हूँ। हायर वैल्यूएशन पे आए थे, बिल्कुल सही है। वाजिब वैल्यूएशन पे बनने पर बम्पर रिटर्न देंगे, इसमें भी कहीं से शक नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद एक एडजस्टमेंट की कहानी होती है। वो एडजस्टमेंट की कहानी सेट हो जाएगी तो देंगे, बट गिरती छुरी पकड़ते हैं तो वहाँ पर हाथ कटने का डर रहता है, क्योंकि मार्केट भी परफॉर्म नहीं कर रहे, मार्केट भी अभी डाइसी चल रहे हैं, मार्केट की भी सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो वहाँ पर जो स्टॉक ऑलरेडी धुआंधार पिटाई कर रहा है, वहाँ पर मार्केट भी क्लियर नहीं है, तो वो और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बट इतना मैं फुल श्योर हूँ कि ये स्टॉक की जायज़ वैल्यूएशन के बाद आप अगर 5 साल के हिसाब से सोचते हो तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, ये सबसे ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं टीसीएस बायबैक का एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपको पता है बायबैक आ रहा है, आज तक का, अब तक का टीसीएस का सबसे बड़ा है। जो बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट है वो 23 Feb 2022 है। 4,500 रुपए का प्राइस तय किया गया है, यानी जो अभी करंट मार्केट प्राइस है उससे 20% के प्रीमियम पर है, राइट। 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक था। अब सवाल ये है कि आप भाग लें या ना लें। यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। वहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि टीसीएस बायबैक का जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो 30 to 50% के बीच रह सकता है। यानी अगर आप 10 शेयर की पेशकश करेंगे तो कंपनी आपसे 3 से 5 शेयर ले सकती है, जो 1 से 2 महीने में 5 to 9% रिटर्न दे सकता है, प्री टैक्स के हिसाब से, पोस्ट टैक्स के हिसाब से नहीं। यहां पर अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं। हिस्सा वही लेंगे जो 23 Feb तक कंपनी के शेयर उनके डीमेट में होंगे। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 44 शेयर की पेशकश कर सकते हैं, जिसकी कीमत 4,500 रुपए पर शेयर के लिहाज से 2 लाख रुपए होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जैसा कि उम्मीद 30 to 50% के एक्सेप्टेंस रेशियो का है एज पर ब्रोकरेज हाउस, तो रिटर्न कितना बना 5 to 9%। लेकिन मेरी ड्यूटी ये भी है कि अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 60 to 70% रहेगा तब आपका रिटर्न 10 to 5%, 10.5% से 12.5% के पास, 10.5% से 12.5% के बीच रहने की उम्मीद है। तो ये कहानी है जहाँ पे ये कैलकुलेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जहाँ तक टीसीएस की बात है, एक धांसू शेयर है। मैं आज भी कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो न जाने कितने बायबैक आए, कितने बायबैक गए, उन्होंने आज तक अपने शेयर को नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना है हम इन्वेस्टर हैं, ये जो आता है आता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका क्या है विचार, ज़रूर बताइएगा। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिले और इतनी ही आसान भाषा में आपके लिए डेटा और फैक्ट लाते रहें। अब एक सवाल लगातार आ रहा था कि इंश्योरेंस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों हो रही है? तो भैया LIC का IPO आ रहा है, असर मार्केट पे दिख रहा है।
दूसरी बीमा कंपनियों के शेयर से इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं, ये फंड मैनेजर का मानना है। जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं उनका मानना है कि दूसरी कंपनियों, जो बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, उससे इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें LIC के IPO में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर LIC के फ्लोटिंग शेयर की संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी, मतलब लाइक 6 मंथ 8 मंथ में भी दूसरे इंश्योरेंस शेयर पर ऐसा इम्पैक्ट दिख सकता है। अभी पता है आपको LIC में सरकार की 100% की हिस्सेदारी है, अब 5% बेच रही है। LIC का IPO बीमा कंपनी का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा IPO होगा। अब यहाँ पर आपको एक डेटा बताता हूँ कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस में अगर लास्ट 1 मंथ में देखूँ, यानी 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक 12% की गिरावट हुई है। ICICI प्रू लाइफ में 15% की गिरावट हुई है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस में 6% की गिरावट हुई है। ICICI लोम्बार्ड में 10% की गिरावट हुई है। SBI लाइफ इंश्योरेंस में 11% की गिरावट हुई है। और एक फंड मैनेजर ने नाम नहीं जाहिर होने के शर्त पे बताया कि ये बहुत बड़ा IPO है, इसको स्पेस बनाना है। ऐसी बड़ी कंपनियां जो है ना सबसे पहले लिस्ट होती है, बट ये बात अलग है कि सबसे लेट लिस्ट हो रही है। अब यहाँ पे मैं अपना व्यू देता हूँ। मेरा व्यू साफ है, ये मौका है। जितना गिरता है ना, HDFC लाइफ हो, ICICI हो या SBI लाइफ इंश्योरेंस हो, नीचे में टारगेट रखिएगा, क्योंकि सरकारी कंपनी प्राइवेट को टक्कर देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और प्राइवेट के पास बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो इनके पास होना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही टाइम टेकिंग है। तो ये सारे इनिशियल इफेक्ट आएंगे, लॉन्ग टर्म में बाजी प्राइवेट मारेगा। ये रिकॉर्डिंग का कट निकाल लीजिएगा और आने वाले 3 साल के बाद देखिएगा, ठीक है। और वहाँ पर मतलब जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ में मौका दिखाना चाहिए, कब कहाँ किस सेक्टर में मौका लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये मौका है और इसमें खुशी होना चाहिए कि भैया प्राइवेट वाले लाइफ इंश्योरेंस शेयर जितने गिर सकते हो गिर लो, क्योंकि फंडामेंटल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कई सारे डेटा फैक्ट हैं जो आपको देखने समझने की ज़रूरत है। आप क्या मेरी बात से एग्री करते हो? आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में कौन बाजी मारेगा? मैंने तो अपना व्यू साफ साफ दे दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं निफ्टी के नर्वस जोन की। आप देख ही रहे हो मार्केट बहुत ही नर्वस है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, तुरंत में गिरता है। आज रिकवर भी हुआ, रीज़न क्योंकि कभी खबर आती है एक तो अमेरिका वालों ने सबसे नाक में दम किया हुआ है। अमेरिका लगातार, मतलब रशिया कहता है हम सेना बुला रहे हैं, अमेरिका कहता है नहीं ये तो कभी भी घुस सकते हैं। तो कई सारी कहानी मार्केट में पूरा का पूरा नर्वस जोन क्रिएट कर रखी है। वहाँ पर आज थोड़ा बहुत रिलैक्स मोड इसलिए आया कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एग्री किया है रसिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए, जहाँ पे उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बेहतर सॉल्यूशन निकल के आए। तो वो एक देखने वाली बात होगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी इस साल, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर ने $6.41 बिलियन का माल बेच डाला है। और वहाँ पे एक और डेटा बताऊँ, नेट परचेज इनका लास्ट सेम पीरियड में, लास्ट ईयर सेम पीरियड में $5.82 बिलियन था। इसी से आप समझ सकते हैं कितना धुआंधार है। बट एक सैल्यूट वाली बात है, पता है क्या? गेस कीजिए। सैल्यूट वाली बात यह है कि इतनी धमाकेदार सेल के बाद भी हमारा इंडियन मार्केट हिला नहीं, और इसका सारा क्रेडिट जाता है रिटेल भाइयों को, जो कोविड के कारण इस मार्केट में तो आए बट इंडियन मार्केट के पूरे रुख को बदल के रख दिया, पूरे नज़रिए को बदल के रख दिया। वरना इतने सालों की हिस्ट्री बताती है मेरे दोस्त कि जब इतनी धुआंधार सेलिंग आती है ना, मार्केट ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। लेकिन मार्केट बिल्कुल बिखरा नहीं, बल्कि वहाँ पर रिटेल भाई पूरा एकदम मजबूती से संभाल के रखे हुए हैं। और ये एक नए भारत की, नए स्टॉक मार्केट की शुरुआत है, जो अगर इसी तरीके से एक एजुकेशन की दुनिया बने, एक मार्केट में लर्निंग की दुनिया बने, तो मार्केट में जो एक डर भय होता है ना, FII की ये कर रहे हैं US मार्केट से, वो सब भी आगे आने वाले वक्त में बदल जाएगा। दैट्स माई प्रॉमिस। बस चीज़ें इस तरीके से एजुकेशन के तौर पे आएँ, जहाँ पर मैं तो हमेशा से कहता हूँ 5th क्लास से हमें एजुकेशन देना चाहिए। हमें तो अपने बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। आप यूज़ कर रहे हो फ़ोन, मान लो ये फ़ोन किस कंपनी का है, क्या ये लिस्टेड है या नहीं है। आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप ये पेन यूज़ कर रहे हो, किस कंपनी का है, लिस्टेड है या नहीं है। बच्चे इन सब बातों को बहुत बेसिकली अच्छे से समझेंगे और क्विकली कैच करेंगे, क्विकली।
और यहाँ पर ये बहुत लर्निंग, टीवी कौन सी है, किस कंपनी का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ से जब उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, वो एक अलग वैल्यूएशन में जाएंगे। क्या आप एग्री करते हैं? ऐसी लर्निंग होनी चाहिए। तो चलिए, अभी क्या है लेवल क्या है कि निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है 17,320 17,500 के पास में, और सपोर्ट 17,200 के पास में, जिसको मैं चार्ट से दिखाता हूँ। बट एक चीज़ उससे पहले बता दूँ, मार्केट में ये यूक्रेन का मामला क्लियर क्या होगा, कैसे होगा, देखने वाली बात है। बट यहाँ पर सिंपल है, वॉर एंड पीस के बीच में मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। किस तरीके से बाहर आएगा ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा और भी परेशानी है वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की है आगे। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करना है, और वहाँ पर हमें कहीं से कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, इस बात का याद रखिएगा। चार्ट पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को देखने से पहले आपके लिए एक ही सेक्टर के 2 मल्टी बैगर शेयर मैंने बनाए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू फॉर गोल्डन प्ले बटन, जिसकी अनबॉक्सिंग की है आपके लिए, ज़रूर देखिएगा। टॉप 4 स्पेशलिटी केमिकल के शेयर, एक ऐसा शेयर, एक ऐसा सेक्टर पूरा का पूरा मल्टी बैगर है। कैसे चाइना से इम्पैक्ट मिलेगा, कई सारी चीज़ें। तो इन वीडियो को सिर्फ आपके लिए बनाते हैं, आप देखेंगे, नज़रिया बदलेगा और पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। और LIC पॉलिसी होल्डर IPO अप्लाई से पहले ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर। उससे पहले 25 तारीख को शुरू होने जा रही है टेक्निकल एनालिसिस की मास्टर क्लास, जहां सीखेंगे बेसिक से एडवांस, हैंड होल्डिंग, लाइव ट्रेडिंग, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल मिलेगा, बिना कमिटमेंट का भाई वाला रिवीजन सेशन मिलेगा, मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन मिलेगा, स्क्रीनर मिलेगा, इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, इंट्राडे स्विंग सब मिलेगा। सीखेंगे, कमाएंगे, क्योंकि जहाँ है सरस्वती माता वहीं है लक्ष्मी माता। सीट अभी से बुक कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी से सीट बुक करते हैं तो हम आपको स्टडी मटेरियल भी देते हैं, कुछ वीडियो भी देते हैं, जिसको पढ़ के समझ के आते हैं तो क्लास में आता है बहुत ही सारा मज़ा। तो मौका जाने ना दे, 9708094321 पे कॉल करें। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये नंबर, तो बिंदास कॉल करें, टीम से बात करें और समझें अपनी प्रॉब्लम को, क्योंकि कोई भी सीख सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी लगातार अपने इस देख रहे हैं, जैसे पहले 500 का रेसिस्टेंस बना, फिर 450 का बना, फिर 380 के पास का बना, इस तरीके से लगातार रेसिस्टेंस फेस करते हुए गिर रही है। वहाँ पर अभी जो है 500 तक का एरिया मैंने आपके साथ कवर कर दिया। यहाँ पे 330 340 के पास का रेसिस्टेंस हो गया। नीचे में इसके 200 का लेवल टूटता है तो यानी और पैनिक नीचे आ सकता है, तो ये 200 का सपोर्ट लेवल हो गया। जो अच्छा वाला सपोर्ट है वो 830 840 के पास में है, जो बिग वाला रेसिस्टेंस है वो 800 के पास में है। तो इस तरीके से ये निफ्टी की कहानी है, जहाँ पे हमें फोकस करना है अगले हफ्ते के लिए। अब आप गौर करो, आज ही दे दिया लेवल, ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है वो 36,690 के पास का है, और जिसका रेसिस्टेंस लेवल है 39,350 400 के पास का है। और बेहतर स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए हम लाएंगे सैटरडे या संडे की वीडियो में। तो चैनल से जुड़े रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच। प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, लोगों के साथ शेयर करते रहें, जिससे हम ये इतनी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।